हाँ भाई, रेडी सब? टैप कर दो जल्दी से। हो गया? चलो तो शुरू करते हैं बच्चे। हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाई वन क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 6। और चैप्टर 6 की 2 वीडियो मैं पहले बता चुका हूं, डिटेल में बना चुका हूं, तो आप लोग एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। और बाकी सब लोग इस आज से शुरू करते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये है। इससे पहले के जितने टॉपिक है वो मैंने पहली 2 वीडियो में कवर करा दिए, तो वो जाकर देख लेना। इसका जो लिंक है उन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आओ समझते हैं इसमें क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है बच्चे, एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। ध्यान से समझिएगा एक एक करके। तो अभी क्या करना है कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई वायर रख दिया, ऐसे स्ट्रेट वायर हम लोगों ने इसमें रख दिया। ठीक है, और अब स्ट्रेट वायर को मैं यहां से चला रहा हूं, मूव करा रहा हूं। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये पूछ क्या रहा है हम लोगों से। तो ये पूछ रहा है कि जब किसी भी हम लोग एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस वायर में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो मुझे उस ईएमएफ को फाइंड करना है कि वो कितना जनरेट होगा। तो उससे पहले हम पता करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, कि ये मोशनल ईएमएफ जनरेट क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग, ये वायर है तो क्या इस वायर में चार्जेस होंगे? एक बार मुझे बताओ। वायर है तो वायर में चार्जेस होंगे। आप कहोगे हाँ सर चार्ज तो होंगे। और जब किसी वायर को मैं इसमें मूव करूंगा, है ना, इस वायर को मूव करूंगा तो इसके अंदर जो चार्ज है वो भी इसमें मूव होंगे। ऐसे मान लो कि आप लोग किसी बाइक पे बैठे हो, बाइक चल रही है तो आप भी चलोगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे यहाँ पर है कि अगर ये वायर चलेगा तो इसके साथ में जो चार्जेस है वो भी चलेंगे। और जब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर 2 फोर्सेस काम करेंगे। एक आपको पता है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा। क्यों करेगा वर्क? क्योंकि बाय द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने क्या बताया था कि जब भी किसी वायर को या चार्ज को आप किस में लेकर जाते हो, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो, तो उस पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। अब जब ये फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन हम कहां से निकालेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड लॉ से। अब वायर देखो, अब कैसे निकालेंगे? चार्ज कहां की ओर जा रहा है? इधर की ओर, यानी करंट कहां की ओर होगा? इधर की ओर, है ना। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर? अंदर की ओर। तो फोर्स कहां की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। मैं फिर से बता देता हूं, जो लेफ्ट हैंड लॉ है वो ये बताता है कि हमारा जो फर्स्ट फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन में रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये जो हमारा मिडल फिंगर है वो चार्ज या करंट की डायरेक्शन में रहता है। तो फोर्स कहां कौन बताता है? ये जो हमारा थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा होता है। ठीक है, बाकी आप वीडियो में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, वहां पर स्टडी कर लेंगे। तो यानी हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपका अंदर की ओर है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाले कहां की ओर होता है? अंदर की ओर। तो इसमें जो मेरा ये जो फिंगर है वो कहां की ओर रहेगी? अंदर की ओर। चार्ज कहां की ओर जा रहा है? इधर की ओर। तो फोर्स कहां की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। तो यानी ये जो प्लस चार्जेस हैं इन पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। और जब फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो जो चार्जेस है वो कहां की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे? इसके ऊपर वाले एंड्स पर एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब इसी के अपोजिट जब प्लस ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस कहां की ओर जाएगा? नीचे की ओर, है ना। प्लस ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस कहां की ओर जाएगा? नीचे की ओर। अब जब जब इस पर फोर्स लगता रहेगा, प्लस ऊपर की ओर जाता रहेगा और उतना ही माइनस नीचे की ओर आता रहेगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कौन सा फोर्स था? ये इलेक्ट्रिक फोर्स था। ये कौन सा फोर्स था? ये मैग्नेटिक फोर्स था, है ना। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब ये दोनों फोर्सेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब ना तो कोई चार्ज ऊपर से जाएगा और ना ही कोई नीचे आ पाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो यहां पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? ऑन द चार्जेस ऑफ, ठीक है, वायर, ठीक है, 2 फोर्सेस आर वर्किंग। कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 2 फोर्सेस आर वर्किंग। यहां पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं बेटा। एक है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जिसे हमने बोला Fm इज इक्वल्स टू कितना होगा? आप सब जानते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द, यहां लिख लो, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना है? Fm इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अब एक्चुअली ये क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 रख लीजिए। तो एफ एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू वी बी, है ना। और यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी। याद रखना यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी। फिर यहाँ पर एक और फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। दोनों फोर्स काम कर रहे हैं तो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द चार्जेस।
तो चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होगा? आप सबको पता है Fe इज इक्वल्स टू होता है कितना? Q इंटू ई। कितना होता है जल्दी बताओ? Q इंटू ई। और आप जानते हैं कि सर E की जो वैल्यू है वो V अपॉन L होती है, तो पुट कर देंगे तो Fe इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर क्यों? V अपॉन L। और मैंने आपको क्या कहा कि दोनों ही फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब ये दोनों ही फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो क्या Fm Fe के बराबर होगा? जल्दी से बताओ फटाफट। आप कहोगे हाँ सर Fm Fe के इक्वल होगा, तो आप कहोगे QVB इक्वल्स टू हो गया, यहां पर V वेलोसिटी है, यहां पर हो गया QV अपॉन L। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा कितना आया? जो ये L है इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा VBL इज इक्वल्स टू V। और ये जो V है ये एक्चुअल में EMF है जो हो गया VBL। और ये तीनों कब काम करेंगे? जब ये परपेंडिकुलर हो, यानी V भी परपेंडिकुलर होगा E के, B भी परपेंडिकुलर होगा E के, और L भी परपेंडिकुलर होगा E के, तभी ये काम करेंगे, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ गई? यानी जब जब किसी वायर को हम इसमें मूव कराएंगे तो उसके एंड्स पर क्या हो जाएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा? तो मैंने आपको बताया इस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो इसके चार्जेस है वो एक एंड पर जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस पे जो चार्जेस है वो नीचे की तरफ आएंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। तो दो फोर्सेस थे, दोनों इक्विलिब्रियम में हो गए, दोनों से हमने निकाल दिया मोशनल ईएमएफ। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अब एक बार फटाफट से बताओ, अगर बात समझ में आ गई तो लाइक ठोकना बनता है ना, ठोक दो जल्दी फटाफट से। ऐसे ही मजेदार ट्रिक से आपको कराता रहूंगा मैं फिजिक्स। जल्दी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब तो चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर लूप whose dimensions are 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी डायमेंशन कितना है? एक 8 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और कहां रख दिए गए? ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए गए 0.3 टेस्ला के। एंड मूविंग आउटवर्ड टू द फील्ड, और ये क्या कर रहा है? फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर इस जो लूप है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड द मोशनल ईएमएफ ऑफ द एंड ऑफ वायर। इसको ऐसे कर लो कि मोशनल ईएमएफ तो निकालना ही है, पहले आप लिखेंगे ऑन लेंथ, है ना, लेंथ पर आपको निकालना है, और दूसरा ऑन ब्रेथ, ठीक है, इसकी जो ब्रेथ है उस पर आपको निकालना है, ठीक है। डायमेंशन में तो यही होगा, लेंथ और ब्रेथ होती है, तो पहले मुझे लेंथ पर उसका मैग्नेटिक ईएमएफ निकालना है और फिर उसका ब्रेथ पर। इसको मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है भाई, हमें पहले क्या क्या गिवन है वो चीजें देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप है तो उसका जो लेंथ है हमें दिया वो 8 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या करना है? इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया। ब्रेथ कितनी है इसकी? आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा? आप कह रहे होंगे हाँ सर हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी है वो बता दीजिए। आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन था, तो क्या मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूं? 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या? बोलो समझ में आया? कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करते रहना भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा? कितना आएगा? 0.3 टेस्ला। उसने दिया है ये कि 0.3 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और ये देखो ऐसे समझ लो, मैं आपको यहां से और डिटेल से समझा दे रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर ये एक लूप है, इसका जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसको मैं ऐसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा हूं, है ना। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और इसका जो वेलोसिटी है v वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है इसका जो मोशनल ईएमएफ होगा वो दो जगह पर होगा, एक तो इसकी ब्रेथ पे भी होगा और इसकी लेंथ पर भी होगा। तो दोनों जगहों पर अलग अलग निकालना है कि लेंथ पर कितना मोशनल ईएमएफ होगा और ब्रेथ पर कितना मोशनल ईएमएफ होगा। तो बस सीधी सीधी बात है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? ऑन फर्स्ट कंडीशन निकालने, ऑन लेंथ। तो ऑन लेंथ अगर निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है भैया, हमारा E इज इक्वल्स टू कितना होता है? VBL। तो E इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर V की वैल्यू का है, ये रहा 1 इंटू 10 की पावर -2 है। B कितना है आपको पता है सर? 0.3 टेस्ला है। और लेंथ पर निकालना हो तो लेंथ लेना होगा 8 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा एक बार बताओ, क्या पावर पावर दोनों माइनस में ही है?
तो E इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 यानी 2.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्योंकि जो ईएमएफ है वो भी किसमें मेजर होता है, वोल्ट में ही मेजर होता है। तो जल्दी से बताओ क्या ये 2.4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा? एक बार जल्दी चेक करके बताओ। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, तो हमें बी पर निकालना है, ऑन ब्रेथ, है ना, ब्रेथ पर इसका निकालना है। तो ब्रेथ पर निकालेंगे तो फिर से E इज इक्वल्स टू वी बी, अब की बार बी लेना पड़ेगा, लेंथ नहीं, अब की बार ब्रेथ लेनी है। तो E इज इक्वल्स टू वी कितना है, वही है 1 इंटू 10 की पावर -2, और B कितना है, आप कहोगे सर 0.3 टेस्ला है, और जो अब की बार ब्रेथ है वो कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2 है ना, सिंपल सी बात है। तो E की वैल्यू कितना आ गया, 2 3 जा 6, 0.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ पर क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। इसकी लेंथ और ब्रेथ पर हम फाइंड कर सकते हैं मोशनल ईएमएफ। बहुत ही आसान है, इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे बहुत ज्यादा इजी रहेंगे, है ना। समझ में भी आया होगा आप लोगों को कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी के जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट में मेंशन कर देना कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, अब मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। तो चलो अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है, देखो समझ लो इसको क्या कह रहा है, मोशनल ईएमएफ ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, दैट इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको और मैं बिल्कुल आपको डिटेल से समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इसमें एक वायर रख दिया, ठीक है, मैंने इसमें एक वायर रख दिया इस तरह से, और वो क्या कर रहा है, इसमें ऐसे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो ठीक है, क्या बनाएंगे, सेंटर पर आप समझोगे कि सर सेंटर से एक एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है, और थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा होता है ओमेगा टी, है ना। तो यही वो कह रहा है कि जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है, तो इस वायर का जो ये रोटेट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए मेरा मार्कर है ना, मार्कर यहां रखा हुआ है और ये ऐसे इसमें ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इस तरह से रोटेट कर रहा है। और अगर ये इस तरह से ऐसे, है ना, बिल्कुल सेंटर यहीं पर रहेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, एक बार बताओ इस तरह से रोटेट करेगा तो क्या फ्लक्स चेंज नहीं होगा? आप कहोगे सर हाँ फ्लक्स तो चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ भी जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा। तो वही ईएमएफ मुझे फाइंड करना है कि ये कितना ईएमएफ जनरेट कर पाएगा। अब जब ईएमएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे एरिया चाहिए कि इसने कितना एरिया कवर किया था, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इसको मान लेते हैं O P1 P2, है ना। तो हमें फाइंड करना है द एरिया कवर्ड बाय द वायर, ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय द वायर। तो एरिया ऑफ जो होता है, इसने मान लीजिए हमने डीए एरिया इसने कवर किया है, तो जो एरिया ऑफ होता है तो इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, डीए इज इक्वल्स टू, आप समझते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा डीए, जो इसका टोटल एरिया कवर किया गया है, एरिया ऑफ, ठीक है, आप क्या कहेंगे, ये जो ये कौन सा पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट है ना, एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट या कर्व्ड ट्राइंगल, जो इसमें कर्व्ड ट्राइंगल है ना उसका एरिया। तो डीए इज इक्वल्स टू आप सबको पता है हाफ इंटू, अब जो कर्व्ड ट्राइंगल का एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक है, सीधी सीधी बात आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब इसी को समझना है कि कैसे आ रहा है, तो हाफ इंटू, ठीक है, कर्व्ड पार्ट का जो ट्राइंगल है वो कितना होगा, हाफ इंटू आप ले लीजिए ओ से पी इंटू, ठीक है, ओ से पी इंटू क्या हो जाएगा, P1 P2। अब ये जो P1 P2 है कैसे निकालोगे, आपको पता है सर थीटा इज इक्वल्स टू होता है एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। जल्दी बताओ होता है कि नहीं होता। अब आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला P1 P2, तो ये आर्क ही तो है, तो एंगल क्या बना रहा था, डी थीटा। आर्क आपको चाहिए जो कि रेडियस कितना है, एल है, तो क्या आर्क आपके पास में एल डी थीटा आ जाएगा? बोलो जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहोगे सर हाँ ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू आ गया हाफ इंटू एल हो गया ये, और P1 P2 जो कि आर्क था वो कितना हो गया, एल डी थीटा। तो डी इज इक्वल्स टू सीधा सीधा हो गया हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। क्या ये मुझे ईएमएफ मिल गया? आप कहोगे नहीं सर ये तो ईएमएफ नहीं है, ये क्या है, आपका एरिया है। अब मुझे पता है जो ईएमएफ है वो क्या होता है, आप कहोगे सर डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। तो रखिए वैल्यू E इज इक्वल्स टू, अब फाई बी हमें पता है, फाई बी है बी इंटू ए,
फाइव बी क्या होता है, बी इंटू ए होता है, तो पुट कर दीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, यहां से रफ कर देता हूं, आप ये नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो डी बी ए इंटू डी टी, जल्दी से बताओ कोई बात क्लियर है? आप कहोगे सर हाँ ये तो बात क्लियर है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, बी आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू बी, है ना, और डी ए की वैल्यू क्या आई है जल्दी बताओ, क्या ये वाली आ गई? आप रखोगे डी ए की वैल्यू थी सर हाफ एल स्क्वायर और डी थीटा और अपॉन में डी टी। तो E इज इक्वल टू बी, हाफ बाहर ले लो बी, है ना, एल स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी थीटा अपॉन में डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी, जो डी थीटा है क्या वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था? आप कहोगे सर हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी हमें कितना गिवन है, ओमेगा। तो सीधा सीधा हो गया हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, कितना हो गया, E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो याद रखिए अगर कोई एल लेंथ का वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसका फ्लक्स को चेंज करेगा ही वो, तो उसमें कितना मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा ये हमने फाइंड किया है। तो मैंने आपको बताया कि वो P1 कंडीशन पे था और किसी टाइम P2 पर आ गया, तो क्या बनाएगा, एक जो कर्व्ड ट्रायंगल बनाएगा, है ना, प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, कर्व्ड ट्रायंगल, और कर्व्ड ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इनटू उसका आर्क। अब आर्क के लिए कैसे निकालेंगे, ये आर्क जो है P1 P2, तो मैंने आपको बताया था एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, वहां से हमने पुट किया और इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमें डीए मिल गया जो हमारा एरिया था। लेकिन मुझे एरिया थोड़ी चाहिए, मुझे तो ईएमएफ चाहिए था, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाइव बी अपॉन डी टी, फाइव बी होता है बी इंटू ए, मैंने पुट कर दिया, डीए की वैल्यू रख दी यहां से जो हमने फाइंड की थी, फिर डी थीटा अपॉन डी टी बना जो कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। बोलो क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना कि E इज इक्वल टू होता है हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अभी इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है ये हमारे पास में, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास में रॉड है जिसकी लेंथ कितना है, 1 मीटर, ठीक है, और वो ऐसे बना लो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया समझने के लिए, है ना, और इसमें 1 मीटर लंबी रॉड ये से इस तरह से ये इसमें रोटेट कर रही है, और रोटेट कर रही है तो क्या है, ठीक है, तो लेंथ कितना है, 1 मीटर, और किसने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, आप कहोगे सर 0.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। और क्या गिवन है सर, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना दिया है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप कहोगे सर 400 रेडियन पर सेकंड, इतना रेडियन पर सेकंड है, इतने रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मोशनल ईएमएफ ऑफ वायर, तो उस वायर का मोशनल ईएमएफ कितना होगा। तो सीधी सीधी बात अभी हमने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो रख दीजिए वैल्यू, हाफ इंटू बी की वैल्यू कितना है 0.5 और एल कितना है सर 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है 400, तो क्या 2 से इसको कट किया जा सकता है 200 टाइम, E इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 इंटू 200, तो E इज इक्वल टू सीधा सीधा कितना हो गया जल्दी बताओ, क्या E की वैल्यू फटाफट से 0.5 इंटू 200 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, एक जीरो से एक जीरो, है ना, हटा दो उसको, 25 जा आप कहोगे सर 100, तो क्या 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा, एक बार जल्दी बताओ क्या 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा, आप कह रहे होगे हाँ सर 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा, बात क्लियर, आंसर आ गया कि 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। अब सबसे बढ़िया टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, किसका नाम है, सेल्फ इंडक्शन, और चलते हैं उसको कि क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो क्या है हमारे पास अगला टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको लिख रखी है उसको एक बार पढ़ लेता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे हो रहा है। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना इन विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि इसको यहीं पर रहने दो, बस मैंने पढ़ा था, अब एक बार समझो। जैसे मैं क्या करता हूं कि मैं पढ़ाई नहीं करता और बार बार मेरे पड़ोसी जो है, मेरा जो साथ वाला बंदा है वो मेरे से अच्छा पढ़ रहा है, अब मेरे अंदर क्या होता है, एक करंट जनरेट होता है और मैं सोचता हूँ कि यार ये तो पढ़ रहा है लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा, बात क्लियर है ना, और मैं खुद से मोटिवेट हो रहा हूँ और मेरे अंदर जो करंट पास हो रहा था, जो पहले नेगेटिविटी चल रही थी उसके अपोजिट मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार तेरे को पढ़ना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तो मैं क्या खुद को अपने आप से क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना, जो, और मैं पहले वाली जो नेगेटिविटी उसका अपोज कर रहा हूँ,
बोलो हाँ या नहीं। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक कॉइल है और इस कॉइल को मैंने किसी बैटरी और की से जोड़ दिया, है ना। ये हमारे पास में कॉइल है और इस कॉइल को मैंने किसी बैटरी और की से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब क्या करता हूं कि जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा, इस डेफिनेशन को अभी ऐसे ही रहने देना, ठीक है, बाद में समझाता हूं। तो मैंने इसमें करंट पास किया, आपको पता है ना, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, 4th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चे आप लोगों ने, कि जब किसी वायर में करंट पास करते हैं तो क्या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बोलो हाँ या नहीं। जब किसी वायर में आप लोग करंट पास करोगे तो उसके चारों तरफ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वैसे जब मैंने इस कॉइल में करंट पास किया, आई एम्पीयर का करंट पास किया, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आई होंगी। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास भी होंगी कॉइल में। आप कहोगे हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, है ना, तो यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्टकट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास होंगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो क्या करेंगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ छोड़ो, पहले फ्लक्स चेंज होगा। बोलो हाँ या नहीं। और जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें सेटअप हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर, इसी कॉइल में, है ना, इसी वाली कॉइल में, किसी दूसरी में नहीं, इसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर इस कॉइल को मैंने सर्किट से जोड़ रखा है तो क्या इसमें एक इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज लॉ पढ़ा था ना, कि लेंज लॉ, इससे बिल्कुल पहली वाली वीडियो में, इससे बिल्कुल जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है लेंज लॉ कैसे। तो लेंज लॉ क्या काम करता है, जो मेन करंट होता है उसका अपोज करता है। तो अगर मान लीजिए मेन करंट इस तरह से जा रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है, यहां जो करंट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो जो इंड्यूस करंट है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, वो इसका क्या कर रहा होगा, अपोज करेगा। जल्दी बताओ, क्या वो इसका अपोज करेगा। आप कहोगे हाँ सर, वो तो इसका अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट की जो है डायरेक्शन क्या होगी, पहले वाले की क्या होगी, अपोज होगी, फर्स्ट वाले का अपोज कर रही होगी। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज करेगी। तो बस इसी फिनोमिना को हमने कहा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच द कॉइल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स या अपोज द चेंज ऑफ स्ट्रेंथ इन द करंट। ठीक है, जैसे मैं इसमें स्ट्रेंथ चेंज कर रहा हूं तो बार बार क्या होगा, इसमें फटाफट से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट वाले की क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो क्या यही नहीं लिखा है कि इट इज द फिनोमिना इन विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो क्या करती है, उसका अपोज करती है। अगर उसमें कोई करंट हो रहा है और उसकी स्ट्रेंथ को हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब क्या था, जब करंट इंक्रीज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है सेकंड केस में, अब मैंने करंट को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कैसे करना है, यानी मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। अब स्विच को जैसे ही मैंने ऑफ किया तो अब की बार करंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बोलो फटाफट से बताओ। आप कहोगे हाँ सर, जब करंट डिक्रीज होगा तो फिर से फ्लक्स चेंज हुआ। आप कहोगे हाँ सर, अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डिक्रीज होने लगेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, फिर से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। और जब ये इंड्यूस करंट आएगा तो अब की बार क्या करेगा, जो ये इंड्यूस करंट था जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट कर रहा होगा। सपोर्ट करने के लिए भैया इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इसके डिक्रीजिंग डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, और इसको मना करेगा कि भाई डिक्रीज मत हो, है ना। यानी जा रहा है तो जाने नहीं देगा, आ रहा है तो आने नहीं देगा। वही वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और उसको कम नहीं होने देगा। बोलेगा नहीं यहीं रुक जाओ, बढ़ते रहो, ठीक है, इसको कम नहीं होने देगा। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो समझ में आई बातें। तो ये होता है आपका सेल्फ इंडक्शन। क्या है ये आपका सेल्फ इंडक्शन। अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो मैं आगे चलता हूं। इसी का फिनोमिना का एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम है बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसके बारे में बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस को भी रहने दो, एक चीज मुझे बताओ, क्या कॉइल है, कॉइल में जो इंड्यूस करंट है, ठीक है, कॉइल में जो इंड्यूस करंट यहां पर जनरेट होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह से जो इंड्यूस करंट है, क्या वो चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। एक बार जल्दी बताओ, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन यहां से पास होंगी, क्या उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट जनरेट होगा। आप कह रहे होगे हाँ सर। तो कहीं ना कहीं मैं आप कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस करंट, है ना। और इंड्यूस करंट है, ये प्रोपोर्शनल साइन आप जैसे ही हटाओगे तो यहां पर एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं इंडक्टेंस।
इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। अब L की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो N∅B/I हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है, तो डेफिनेशन बनाने का बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे, बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या करोगे, देखिए नीचे वाली वैल्यू को 1 बनाइए, I हो गया 1 एम्पियर, और ये क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन। तो सीधा सीधा द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, the inductance of the coil is equal to the number of flux line passing through it, is equal to the number of flux line passing through it when 1 ampere of current is passing in the coil। जब इस कॉइल में कितना करंट पास हो रहा हो, यूनिट करंट पास हो रहा हो। तो बनाना सीखे डेफिनेशन, फिर से बताता हूं। मैंने आपको कहा जब ये 1 हो जाएगा तो N∅B किसके इक्वल होगा, L के। आप कहोगे हाँ सर N∅B L के इक्वल होगा, तो सीधा सीधा बोलो कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन यानी फील्ड लाइन जो इसमें से पास हो रही थी। यानी सीधा सीधा दिख रहा है ना आपको, ये जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल व्हेन, कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। बस ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ना। जब इसमें से कितना, तो मैं लिख देता हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द कॉइल, कब, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, जब इसमें कितना एम्पियर का, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट, जब इसमें से कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा हो, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा हो। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है L, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, क्या है इसका एसआई यूनिट, आप कह रहे होगे हेनरी। ठीक है, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, हेनरी होता है। अब इसी का जो रिलेशन है हमारे पास में निकल कर आया, L इज इक्वल्स टू N∅B/I। अब इसी का रिलेशन हम EMF से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, EMF से इसका क्या रिलेशन होता है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसका EMF फाइंड कर लेते हैं, है ना, इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, क्या निकल कर आएगा, एक बार फटाफट से शुरू करते हैं। तो रिलेशन है ना जी, रिलेशन बिटवीन EMF एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप कह रहे होगे सर E इज इक्वल्स टू जो होता है फैराडे के लॉ से -d∅B/dt होता है, बोलो हाँ या नहीं। और अभी आपने क्या पढ़ा कि जो N∅B था वो किसके इक्वल है, L इंटू I के। तो पुट कर दीजिए -d∆I/dt, तो E इज इक्वल्स टू L बाहर आ गया, di/dt। यही रिलेशन हो जाता है भैया EMF और सेल्फ इंडक्टेंस में, यही छोटा सा रिलेशन है EMF और सेल्फ इंडक्टेंस में। बोलो क्लियर हो गया आप लोगों को। भाई हमें पता है फैराडेज के लॉ से E इज इक्वल्स टू होता है -d∅B/dt। ∅B की वैल्यू आपने उठाकर रख दी Li, है ना, Li आपने जैसी रखी, L बाहर आ गया, di/dt। तो ये हो गया हमारा छोटा सा रिलेशन। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आई सारी बातें। और अगर बातें समझ में आ गई हो तो भैया यही हम पूर्ण विराम लेते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल। तब तक के लिए गुड नाइट, और सब लोग देखते रहे पाई1 क्लासेस, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहो, ठीक है। और ऐसे ही हंसते हंसते हम लोग रास्ते लगा देंगे फिजिक्स के। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो।